राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। बीजेपी हो या फिर टीएमसी, सभी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति इस समय हो चुकी है। टीएमसी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार वो टीएमसी को सत्ता से बेदखल करके रहेगी। ऐसे में इस बार देखने वाली बात यह होगी कि जनता किसे राज्य की सत्ता सौंपती है। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने झारग्राम की एक रैली में ऐलान किया है कि बंगाल में लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाई जाएगी। साथ ही ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान सत्ता में आने पर बिहार के लोगों का मुफ्त कोरोना टीकाकरण करने का वादा किया था, लेकिन क्या उन्होंने टीके उपलब्ध कराए हैं? नहीं, उन्होंने नहीं किए। उन्होंने जनता से झूठ बोला। तो बिहार का संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार में तीसरी बार टीएमसी सत्ता में काबिज होना चाहती है। ममता बनर्जी तीसरी बार सत्ता में काबिज होना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बार सत्तारूढ़ टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार टीएमसी का सूफड़ा साफ कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से दोनों तरफ से देखा जा रहा है, अब वैक्सीन का मुद्दा यहां पर आ चुका था। अब तक सिर्फ मुद्दे थे जिन पर लगातार रैलियां हो रही थी, बड़े बड़े वादे हो रहे थे जनता से, लेकिन अब जो बंगाल की लड़ाई है वो वैक्सीन पर आ चुकी है। क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि अगर टीएमसी की सरकार बनती है तो वैक्सीन बंगाल के लोगों को मुफ्त में लगाई जाएगी। हिंदुत्व, भगवान, वैक्सीन, अब इन मुद्दों पर बंगाल का चुनाव लगातार घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो हिंदुत्व का मुद्दा दोनों ही पार्टियों की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चंडी पाठ करते हुए नजर आती हैं, दुर्गा पाठ करते हुए नजर आती हैं और योगी आदित्यनाथ वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। और अब जो बात है वो वैक्सीन पर आ गई है, क्योंकि बिहार चुनाव में भी सबने देखा था वैक्सीन को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे। जब बिहार का विधानसभा इलेक्शन हुआ था तब भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था और जेडीयू की तरफ से भी, गठबंधन की सरकार वहां पर बनी हुई है, कोरोना की वैक्सीन फ्री लगवाने का वादा किया गया था। और आज वही बात ममता बनर्जी ने बीजेपी की याद दिलाई है बंगाल की जनता को कि प्रधानमंत्री ने बड़ा वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी झूठ बोला था प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता से। आज बड़ा वादा बंगाल की जनता से ममता बनर्जी ने किया है। और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दयाशंकर टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दयाशंकर, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन पर आ चुकी है। अब तक तो सिर्फ जो मुद्दे थे उनको उठाया जा रहा था, लेकिन अब बंगाल का चुनाव वैक्सीन, भगवान और हिंदुत्व, इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सर्वप्रथम जनता स्वस्थ रहेगी तभी कुछ भी हो सकता है। जनता को रोजगार रहेगा तो ही सब कुछ होगा। चुनाव हो गया, चाहे हम लोग इस पृथ्वी पर रहेंगे, मानव तभी रहेगी। यदि अब लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, प्रधानमंत्री महोदय सीएमओ का मीटिंग ले रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहे हैं, तो जब उन्होंने वादा किया था बिहार चुनाव के समय, तो क्या पूरे बिहार के लोगों को अभी तक उन्होंने 100% वो जो वैक्सीन लगवाई गई कि नहीं लगवाई गई? और ये बंगाल में फ्री देने का वादा किए थे, तो ये कब तक देंगे? ये जनता जाननी चाह रही है। अब वैक्सीन के अलावा कोई मुद्दा और टीएमसी के पास नहीं बचा? हमारा मुद्दा खुला हुआ है। पार्टी का मुद्दा अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य पे हम लोग बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे करते हैं। तो हमारे मुद्दा अनवरत उसी तरह से रहेंगे। महंगाई पे बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। मुफ्त वैक्सीन तो लोगों को लालच देने वाली बात हो गई ना। लालच की बात ऐसी नहीं है। जब आप दूसरे तीसरे देशों को बेचने की बात कर रहे हैं, जिन देशों से कभी आप ऐसे नफरत फैलाने का बात करते हैं, और पहले देश के नागरिकों के बारे में सोचना चाहिए।
पहले देश के नागरिकों के बारे में सोच रही है टीएमसी? राहुल आनंद जी जवाब दीजिए। और यही वादा बिहार में भी किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि ममता दीदी अपने पुराने साथी, कभी हमारी भी वो सहयोगी रही थी, का छाया उनके ऊपर धीरे धीरे आ रहा है। और इस लड़ाई के अंत तक, चुनाव के अंत तक आपको ममता दीदी के मुंह से जय श्री राम भी सुनने को मिल जाएंगे, जल्द ही मिल जाएंगे। क्योंकि सत्य अवसरवाद नहीं होता है, लेकिन भारतीय राजनीति के छद्म सेकुलरिज्मवादी समूह में इन दिनों स्वयं को हिंदू सिद्ध करने के लिए प्रयास हो रहा है। और जहां तक एनडीए के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया था बिहार चुनाव में कि हम अपनी आवाम को फ्री में कोरोना वैक्सीन देंगे, और बिहार में ये लगने शुरू भी हो गए हैं। जो फ्रंट लाइनर थे डॉक्टर को लगने के बाद अब 60 के उम्र तक जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीन लगाया जा रहा है। खास करके उनको भी लगाया जा रहा है जो 40 के ऊपर है। प्राइवेट अस्पतालों में तो शुल्क लिया जा रहा है ना? प्राइवेट अस्पतालों में तो शुल्क लिया जा रहा है। अभी कहीं नहीं लिया जा रहा है। मैंने भी कोरोना का वैक्सीन लिया है। मैंने अपने पिताजी को दिलवाया है, माताजी को दिलवाया है, मेडिवर्सल हॉस्पिटल में दिलवाया है पटना के। 1 रुपए का शुल्क नहीं लगा है। ठीक है, वैक्सीन को लेकर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। क्या बंगाल की लड़ाई अब पूरी तरीके से वैक्सीन पर आ गई है और क्या वैक्सीन अब पार्टियों को सफलता दिलाएगी? छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में प्रदेश के अन्नदाताओं का जितना विकास हुआ है उतना बीते 70 वर्षों में भी नहीं हुआ था। हर एक योजना जो किसान की समृद्धि के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आवश्यक होगा, हमें उसे लागू करने में कोई संकोच नहीं होगा। पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 1,25,000 रुपए का भुगतान किया है, जो पहले की किसी भी सरकार के कार्यकाल से सबसे अधिक है। साथ ही गन्ना और चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की 20 चीनी मिलों का विस्तारण और आधुनिकीकरण किया गया है। रमाला, बागपत की चीनी मिलों में पेराई की क्षमता बढ़ाकर 5,000 TCD की गई है। चीनी की गुणवत्ता में बढ़ोतरी लाने हेतु पिपराइच में आधुनिक तकनीकों से लैस 5,000 TCD पेराई क्षमता की सल्फरलेस चीनी मिल की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में निरंतर किसानों के हित में हो रहे कार्यों के कारण आज राज्य का किसान खुशहाल है। किसान सम्मान निधि के तहत जो किस्त आ रही है वो समय समय पर आ रही है, जो है उससे हमें बहुत लाभ मिला है। उन्नति की राह पर हो रहे सपने साकार। उत्तर प्रदेश में काम दमदार, योगी सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बंगाल की जो लड़ाई है मुद्दों से भटकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर सिर्फ अब वैक्सीन की बात होती है, हिंदुत्व की बात होती है और भगवान के सिर्फ और सिर्फ नारे लगाए जाते हैं। डॉक्टर दयाशंकर, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारे मुद्दों पर जो टीएमसी है वो बीजेपी की राह पर चलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो जय श्री राम के नारे लगाने हो, अब उधर ममता बनर्जी दुर्गा पाठ करती हैं, हिंदुत्व की बात हो, हिंदुत्व की बात करते हुए हमने अब तक बीजेपी को देखा है, अब वो टीएमसी की तरफ से देखने को मिल रहा है, या फिर कोरोना वैक्सीन फ्री का वादा हो, ये बीजेपी ने किया था, अब टीएमसी की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अपना कोई स्टैंड है पार्टी का? देखिए, हम लोग माँ माटी मानुष की बात करते हैं और सत्य अहिंसा परमो धर्मों में विश्वास करते हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति जो भी वादा करे और सत्य, कम से कम सत्य बोले, जनता को गुमराह करना न तो देश के हित में है न तो जनता के हित में है, और झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। आपने वादा किया है तो पहले तो बिहार के लोगों को संतुष्ट करना चाहिए। बेरोजगार नौजवानों को बोला था कि सरकार मेरी अगर बनती है तो 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और उसी कड़ी में जुड़ते हुए किसान बेहाल थे और बैंक कर्मचारी भी 10 लाख के करीब लगभग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद एलआईसी का भी धरना प्रदर्शन शुरू होगा। तो ये देश किस तरफ जा रहा है? मेरा सवाल ये है, अगर बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर झूठे वादे करती है, बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर झूठे वादे करती है, तो टीएमसी इनको क्यों उठा रही है? फिर टीएमसी क्यों हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आती है, क्यों वैक्सीन को लेकर आ रही है, क्यों भगवान के नारे लगाए जाते हैं? देखिए, उनको आईना दिखाया जा रहा है कि आप झूठ मत बोलो, सगुफा मत। आईना दिखाने का मतलब आप समझ रहे हैं? आईना दिखाने का मतलब ये होता है, एक मिनट, आईना दिखाने का मतलब आप ये समझिए कि आपकी पार्टी का अपना कोई स्टैंड नहीं है, आप दूसरे की राह पर चल रहे हैं, अपना खुद का स्टैंड होना चाहिए। नहीं, आप देखिए, कोई व्यक्ति देश में, देखिए घर का कोई बच्चा होता है, गलत राह पे चल जाता है, वो उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है या झूठ सच बोलने लगता है, तो उसको बताया जाता है कि देखो अच्छे राह पे चलो, झूठ मत बोलो, जो भी वादा करते हो किसी से वो सत्य आप बोलो। तो इसलिए टीएमसी जो है आईना दिखाने का काम करती है। उनको समझाने के लिए उन्हीं की राह पर चलेंगे, आप उनको समझाने के लिए ये इसको कहते हैं आईना दिखाना। जी ठीक है राहुल आनंद जी, आईना आपको दिखाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर साहब की बातों को सुनकर, कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई जीन आकर बैठ गया है उनके अंदर और उनकी अंतरात्मा से ये आवाज निकल रही है। मैं बता दूं डॉक्टर साहब को कि बिहार की जो बातें उन्होंने की हैं 20 लाख लोगों के रोजगार की, तो मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा कि बिहार का एक पेपर आता है दैनिक जागरण, उसको उठाकर कृपया पढ़ लिया जाए। पहले पन्नों पे ही स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोगों को रोजगार में किस प्रकार से जोड़ना है और कैसे रोजगार का सृजन करना है, उस दिशा में हमारे कदम बढ़ा लिया है। दूसरा मैं वैक्सीन पे बताऊंगा, आपने वैक्सीन की जो बातें की और जो पैसे लिए जा रहे हैं जिसका जो वर्णन किया है, तो एक सरकार ने बहुत जगह ऑप्शंस दे रखे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले मैं डॉक्टरों को और अस्पताल के वर्करों को और सफाई कर्मियों को देंगे, उसके बाद एक एक करके चरणबद्ध में हम बाकी लोगों को देंगे। और बीजेपी की जो सीटों की जो बढ़त हुई है खास करके बंगाल में, उसकी ये बेचैनी है। अगर आपको हमें आईना दिखाना है तो आप हमारे मार्ग का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? आप अपना अलग मार्ग बताइए, आप हमसे अपने आप को ठीक है, आपका स्टैंड भी पूछेंगे। एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। बीजेपी का क्या स्टैंड है हिंदुत्व के अलावा, वो पूछेंगे। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राहुल आनंद जी, फिर अगला सवाल आपसे ही होगा। आप टीएमसी के मुद्दे भी गिनाने में लगे हुए हैं, बीजेपी का स्टैंड क्या है जरा उसको समझाइए, क्योंकि हिंदुत्व तो लगभग हम हर राज्य में देख लेते हैं, हम केंद्र के इलेक्शन में भी देख लेते हैं, वैक्सीन भी हम देख चुके हैं बिहार के इलेक्शन में, और जो नारे लगवाए जाते हैं भगवान के वो भी लगभग बीजेपी की तरफ से हर इलेक्शन में देख लिया जाता है। बीजेपी का अगला स्टैंड क्या है बंगाल में, इसके अलावा? क्योंकि ये कॉपी हो चुका है, ये आपका कॉपी हो चुका है। मैं इसके लिए थोड़ा आपको मुझे वक्त देना होगा, मैं तुरंत बता रहा हूँ। हाँ। हिंदू होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए स्वयं को हिंदू के समूहों में हिंदू सिद्ध करना अवसरवाद की राजनीति है, जो हमने देखा है। वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कभी कहा था कि मोदी ने हिंदुइज्म को छोड़ दिया है और हिंदुत्व को अपनाया है। आगे आपका उत्तर मिल जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा था, राज बब्बर ने कहा था कि अमित शाह जी गैर हिंदू हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता जो कपिल सिब्बल हैं, उनको ये ही नहीं पता है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर क्या है। अब मैं आता हूं आपको तीसरे बात पे। आज हिंदू जागरण के प्रभाव के कारण जो ये नकली सेक्युलरिज्म है वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भारत के संसाधनों पे अगर किसी का पहला अधिकार है तो वो अल्पसंख्यकों का है। और इस कथन में हिंदुओं का दोहन हुआ था। अब आपके समय में हिंदू होना, अब मैं स्टैंड की बात करता हूँ, अब के समय में हिंदू होना आकर्षण और आनंद की बात हो गई है। महात्मा गांधी जी ने भी 1933 में 2/5/1933 में जवाहरलाल नेहरू जी को एक पत्र लिखा था यरवदा जेल से, जिसमें उन्होंने अपने धर्म के प्रति निष्ठा के बारे में बताया था और कहा था कि ये हिंदू धर्म के प्रति मैं निष्ठावान हूं और उसके आदर्शों के चलते मैं इस्लाम, ईसाइयों और अन्य धर्मों का भी सम्मान करता हूं। तो हिंदू आज के समय में एक आकर्षण का रूप ले चुका है और अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए। और बीजेपी के लिए इलेक्शन का भी मुद्दा बन चुका है ना। देखिए, जय श्री राम के नारे से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था और हमने कभी भी हिंदुत्व पे ही लड़ाई लड़ी है और हमने उनको ही चलाया है। सबका साथ सबका विकास कर ही हम आगे बढ़े हैं। अन्य समुदाय को तो ठेस पहुंचती है ना। अन्य समुदायों को हमसे नुकसान भी तो नहीं है। हम तो कहीं दिखावा तो नहीं करते। जो लोग आज दिखावा करते थे, मैंने जो नकली सेक्युलरिज्म की जो बात कही है वो एक दिखावा करते थे। मैंने जो आपको उदाहरण दिया है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी का, कपिल सिब्बल जी का, राज बब्बर जी का और खास करके ममता बनर्जी जी का भी। तो आज ममता बनर्जी को क्या जरूरत पड़ गई आज अपने आप को उस भीड़ में हिंदू साबित करने के लिए? तो ये समझना है, हमने दिखावा नहीं किया। ठीक है, हम हैं, ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, दिखावा किया जा रहा ममता बनर्जी की तरफ से, जो है रियल दिखाएं। देखिए काजल जी, इन्होंने जो बताया है राहुल आनंद जी, महात्मा गांधी जी का वर्णन किया, बड़ा इनके मुंह से अच्छा लगा कि ये लोग नाथूराम गोडसे के फॉलोअर हुआ करते थे, मंदिर बनवाने का काम करते थे। तो इतना इनके मुंह से बखान अच्छा लगा, इसके लिए तो पहले तहे दिल से इनको धन्यवाद दिया जाए। और गांधी जी का एक और बात ये जान लेते, और बुक में भी किसी में लिखा है, पेज संख्या और किताब का नाम दिमाग में नहीं उतर रहा है, और ये चीजें भी फॉलो कर लेते तो इनके लिए बेटर होता
कि महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि जो व्यक्ति दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का सम्मान नहीं करता, क्योंकि सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को मुक्ति प्रदान करना। अब काफी बड़ा चौड़ा है, इसको उतना समय नहीं है कि इसका मैं व्याख्यान करूं। तो राहुल आनंद जी, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि माँ माटी मानुष के सिद्धांत को अपना लीजिए, न तो आपको किसी का विरोध करने की जरूरत होगी और न तो किसी धर्म के ऊपर लांछन लगाने की जरूरत होगी। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, आंख का पट्टी खुल जाएगा। आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। आदरणीय डॉक्टर साहब, हमने कब किसी धर्म का अपमान किया है? हमें तो शुरू से बदनाम किया गया है सांप्रदायिकता शब्द देकर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने जहां भी शासन की गई है वहां किसी प्रकार की सांप्रदायिकता घटना नहीं घटी है और हमने कभी कोई दिखावा नहीं किया है। हमने सारे जो उज्ज्वला योजना में जितने भी सिलेंडर बांटे गए, क्या बुर्का पहन के लोगों को नहीं दिया गया? बुर्का पहन के लोगों को नहीं मिला? हमने तो हिंदू है या मुसलमान है, हमने तो सारे लोगों को दिया है। और जहां तक सम्मान की बात है तो हम उनका सम्मान आज भी करते हैं, लेकिन चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, अगर कहीं कोई कटता है उसमें तो उसको दूर करने का भी काम करना चाहिए। जो हम आपको मैं दिखा देता हूँ, यूपी में जो योगी जी ने मंदिरों को और मस्जिदों को जो तोड़ने का जो निर्णय लिया है वो अतिक्रमण को लेकर है। वहाँ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, दोनों धर्म। योगी जी तो 3 तलाक का मुद्दा भी उठा लेते बंगाल में आकर, अब वो तो ये भी बोल देते कि हमने 3 तलाक पर रोक लगा दी, वो तो ये मुद्दा भी उठा लेते हैं, इस पर भी वोट मिल जाएंगे आपको। तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। हमने महिला सशक्तिकरण के महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ट्रिपल तलाक है, तो ट्रिपल तलाक में इस्लाम जो है, इस्लाम 3 चीजों को हराम मानता है। पहला एक गुस्सा को, दूसरा हराम की पैसे को, तीसरा ट्रिपल तलाक को। और जो इंस्टेंट वर्ड है, जो तत्कालीन शब्द है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने वहां से हटाया है कि जो नाराज होकर कोई व्यक्ति अगर तलाक 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 करके किसी महिला का दोहन करता है तो इसको बचाया गया है। हमने ट्रिपल तलाक को रोका है सिर्फ इंस्टेंट वर्ड को हटाकर। अगर कोई इस्लाम के अच्छे जानकार होंगे तो ये बात वो जरूर बताएंगे। और रही बात दिखावे की, तो हमने 3 तलाक पर वोट, 3 तलाक पर पश्चिम बंगाल में वोट मिलेंगे बीजेपी को? उसको तो रोक दिया गया है, ट्रिपल तलाक को तो रोक दिया गया है। जो महिलाएं हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। अगर उन्होंने वोट दिया नहीं काजल जी, तो फिर ये बहुमत की सरकार बनी कैसे? ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, ये ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर हिंदुत्व का मुद्दा हो या फिर वैक्सीन का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी को वोट मिले हैं। क्या यही बात है कि अब टीएमसी भी इन्हीं को उठा रही है? कोई विशेष नहीं है। कारण है इनका कि पहले तो जो बात करते हैं तो अपने घर की महिलाओं को भी तो अवगत होना चाहिए कि आपको किस कारण से छोड़ा गया है, या तो कम से कम दूसरे धर्म में तो ये बता दिया जाता है ना कि मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन अपने धर्म में तो पता भी नहीं चलता है कि किस कारण से छोड़ा गया, और पता भी नहीं चलता है। लोग इसी तरह जीवन यापन अपने धर्म का तो आप लोगों को या चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। एक बार शादी हो गया तो क्लियर है, जीवन भर अब घाट ही जाना है, और उससे पहले तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन बढ़िया होता है कि अपने धर्म के लिए भी कुछ नियम कानून ये लोग बनाते हैं। और रही बात, तो ये लोगों का चरित्र चेहरा तो इससे स्पष्ट होता है कि हमेशा जब भी राजनीति करते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं दो फाड़ करने की, बांटने की। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग माँ माटी मानुष के सिद्धांत को अपनाइए, सबको साथ लेके चलिए, सबका विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या पश्चिम बंगाल में वैक्सीन नहीं मिल रही है डॉक्टर दयाशंकर? देखिए, पहले तो ये लोग जहाँ जहाँ वादा किए हैं वहाँ पहले कंप्लीट करें, और हो सकता है तो बंगाल की जनता को भी जब कहा जा रहा है तो इनको वैक्सीन देनी चाहिए और जल्द से जल्द देनी चाहिए। राहुल आनंद जी, जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्या वैक्सीन वहीं जाएंगी? बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार नहीं थी तो वहां वैक्सीन नहीं जाएगी? लेकिन वहाँ की अब जो भी सरकार है उस पे ये उसकी काबिलियत पे ये निर्भर रहता है कि वो किस प्रकार से अपने आवाम को वैक्सीन देना चाहती है। बिहार के अंदर तो मिलना शुरू हो गए हैं, और अन्य राज्यों के बारे में वहाँ की तत्कालीन सरकार को डिसीजन लेना है किस प्रकार से किया जाए। सरकार को डिसीजन लेना है डॉक्टर दयाशंकर। अब सरकार ही जब फाइनल नहीं करेगी तो कैसे होगा? सरकार तो दीदी ने बार बार मुद्दा उठाया है कि ये लोग दोहरा मानसिकता अपना रहे हैं, ये लोग वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे हैं। ये तो अभी तत्काल की घटना है, दीदी ने इस पे चर्चा भी किया है। अब ये जवाब दें कि क्या दिक्कतें आ रही हैं।
ठीक है, घोषणा पत्र को लेकर भी ज्यादा चर्चा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और उसके बाद टीएमसी के घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बंगाल की लड़ाई एक तरफ तो वैक्सीन पर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घोषणा पत्र को लेकर भी है और प्रचार को लेकर भी है। राहुल गांधी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा, क्योंकि अब टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी बाहरी लोगों को प्रचार के लिए लेकर आ रही है। क्या स्थानीय नेता उतने सक्षम नहीं है? देखिए, अगर कोई ये बात कहता है कि बीजेपी बाहरी लोगों को लेकर आ रही है, तब तो ये बड़ा ही शर्मनाक बात है, क्योंकि कोई भी उन्होंने तो ये भी कहा है कि बीजेपी मंत्रियों की फौज लेकर आ रही है। देखिए, सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनके पास फौजों की कमी नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, टीएमसी स्थानीय पार्टी है, तो इनको जो ये उन्होंने बयान दिया है कि बाहरी लोगों को लेकर आ रही है, तो वो हमारे देश के व्यक्ति हैं और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के अनुसार वो कहीं भी आ जा सकते हैं अपनी मर्जी की वजह से। इसको अभिव्यक्ति की आजादी भी कही जाती है। तो ये कहना गलत है कि बाहरी को लेकर आ रहे हैं। एक मैसेज ये जाता है, एक मैसेज राहुल गांधी जी, उससे एक मैसेज ये जाता है कि शायद आपके जो स्थानीय नेता है वो सक्षम नहीं है, इसीलिए बाहर के नेताओं को, बाहर के मंत्रियों को बुलाना पड़ रहा है। ये कहना गलत होगा काजल जी, हाँ। कि हमारी पार्टी में लोग, स्थानीय लोग सक्षम नहीं है, ये कहना गलत होगा, क्योंकि हमारी कोर कमेटी है। ये तो इन पे भी ये सवाल उठता है, क्या जब ममता बनर्जी जी को, जब नरेंद्र मोदी जी को रोकना था, तो क्या ये घूम घूम के पूरे देश में प्रचार नहीं कर रही थी? कह रही थी ना कि नहीं करेंगे। उस समय ये क्या स्थानीय नहीं थी, बंगाल की थी ना, तो फिर वो क्यों पूरे देश में घूम रही थी? सब लोग कर्नाटका में जाकर हाथ हिलाकर क्यों कह रहे थे कि जिसमें यूपी के भी लोग थे, दिल्ली के भी लोग थे, हर लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। तो क्या वो हमारे देश के व्यक्ति नहीं थे? ये कहना गलत है, ये कहना बिल्कुल गलत है। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे अभिव्यक्ति की आजादी में लोग कहीं भी आ जा सकते हैं,
ये उनके ऊपर है। ठीक है, मैंने आपको ये जरूर कहा कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा तो विकास को रफ्तार मिलेगा। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, अगर ममता बनर्जी कहीं जाती है, जैसे कर्नाटका वाला अभी उन्होंने उदाहरण दिया है कि ममता बनर्जी वहां पर जाती हैं, लेफ्ट के साथ एक जो लंबी सी लाइन थी, जितनी भी विपक्षी पार्टी थी उन सबकी दिखाई दी थी, तो ममता बनर्जी अगर वहां जाती है तो वो भी तो वहां के लिए बाहरी हो गई ना। पहले अपने आप को देखिए, उसके बाद दूसरों पर सवाल उठाइए। देखिए, हाँ, भाजपा जो देश की विश्व की सबके लिए बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, और इसका दावा इसके वादों की तरह, मैनिफेस्टो की तरह जीरो सिद्ध होता है। देखिए क्या है कि इनके 4 सांसद और 1 राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा भी दिए हुए हैं, और आर.के. सिन्हा मुख्य सलाहकार जो थे प्रधानमंत्री जी के, संभवतः वो भी इस्तीफा दिए हुए हैं। अब देखिए कितना हास्यप्रद स्थिति बीजेपी की हो चुकी है कि बाबुल सुप्रियो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और लाकेट चटर्जी हुई। अब ये लोगों को मोर्चा संभालना पड़ा है, इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा ही स्थिति रहा तो भाजपा को लास्ट में प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, और भी जो लोग महोदय लगे, कुछ और 2-4 सीएम महोदय लोग को भी एक सीट पे अपनी किस्मत आजमा ही लेनी चाहिए। और जनता तो ये इनको क्लियर हो चुका है कि भीड़ तो बताते हैं लोग कि जैसे जेसीबी को देखने के लिए आते हैं ना, जेसीबी से कहीं खुदाई होती है तो कुछ लोग जुड़ते हैं, तो उस टाइप का भीड़ हो रही है। तो इसको देखते हुए भविष्य में कुछ लिस्ट इनकी बाकी है बयानी, तो उसमें हो सकता है इन लोगों का भी नाम आ जाए चुनाव लड़ने वालों में। ठीक है, और देश में भी ये स्थिति लगभग ठीक होने है वाली राहुल जी, मतलब टीएमसी के अनुसार तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। गृह मंत्री को भी उतरना पड़ सकता है चुनाव में, प्रधानमंत्री को भी उतरना पड़ सकता है, अन्य राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो मुख्यमंत्री भी उतर सकते हैं। देखिए, हाँ, डॉक्टर साहब की बात का मैं जवाब दे दूं। ये जो कह रहे थे कि जब जेसीबी चलती है तो भीड़ को देखने के लिए लोग आते हैं, तो फिर जब ममता बनर्जी जी भी जब प्रचार करती हैं तो वहां भीड़ रहता है, तो उसको देखने के लिए कौन आते हैं? पहला सवाल। दूसरा कि मैंने पहले भी अपने प्रारंभिक संबोधन में स्पष्ट किया था इस बात को कि हमारे प्रधानमंत्री पार्टी के नेता हैं और ये कहीं भी घूम सकते हैं और चुनाव प्रचार कर सकते हैं। हाँ। और जो सीट की बढ़त दिखाई जाती है, यही बेचैनी है जो ममता जी उनका सवाल इसलिए है, उनका सवाल इसलिए है कि विधायकों के चुनाव में सांसदों को उतारा गया है। तो मैं आपको बता दूं, हाँ, टीएमसी के जो सांसद हैं, क्या वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं? क्या वो दूसरे का वोट पाने के लिए नहीं? माननीय तेजस्वी यादव जी वेस्ट में जाके क्या ममता दीदी का मदद करने के लिए नहीं बोले थे? तो ये सब बातें हैं, शब्दों का माया जाल है जो डॉक्टर साहब बिछा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर अगर प्रचार करता है तो सबसे पहले वो देश का ये प्रथम नागरिक है जो कहीं भी जा सकता है। तो इस तरह से प्रचार नहीं, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना हारना है। घोड़ा पे बैठने के बाद गधाए की सवारी कुछ हजम नहीं हो रहा है जनता को। और जो बेचैनी है, सीट की बढ़त की जो बेचैनी है, यही बेचैनी इनको हिंदुत्व साबित करने में लगी हुई है। और आपने देखा ना, बीजेपी का सारा स्क्रिप्ट उठा उठाकर एक एक करके वो पढ़ रही हैं, अंत तक जय श्री राम भी कह देंगी। ठीक है डॉक्टर दयाशंकर, जो आप करें वही तो वो करें, फिर दिक्कत क्या है? जो वो करते हैं वो आप करते हैं, जो प्रचार का तरीका उनका होता है वही टीएमसी अपना लेती है, जो आपका होता है वो बीजेपी अपना लेती है। डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है नहीं वैसे। अपना मैनिफेस्टो आज लागू होने वाला है। हाँ। और मैनिफेस्टो में 100% जो चीजें होती हैं उसको हम लोग पालन करने वाले हैं। आपके तो मैनिफेस्टो को लेकर पहले ही सवाल उठ गए, राशन वाली बात को लेकर। समझ लीजिए क्या है कि मैनिफेस्टो होंगे उस पे 100% हमारी पार्टी कार्य करेगी और जुमला कहने का काम तो नहीं करेगी। तो अभी राहुल आनंद जी बता रहे थे कि प्रचार करने की बात नहीं हो रही, चुनाव लड़ने की बात हो रही है। वो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको टिकट डालीगंज से दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर साहब को, और चटर्जी लाकेट चटर्जी को कहीं दिया गया है। तो क्या अगला जो आपकी आने वाली है जो क्या बोलते हैं लिस्ट, अभी तो लिस्ट आपकी बहुत बाकी है, कैंडिडेट खोज लीजिए, तो वो क्या किन किन लोगों का होगा, कुछ संभावना अगर व्यक्त कर दें। जनता ये जाननी चाहती है, बंगाल की जनता बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रही है कि अगले श्रेणी में क्या होगा। अब क्या कुछ प्रदेश के सीएम भी उतरेंगे?
बंगाल की जनता बड़ी बेसब्री से टीएमसी के घोषणा पत्र का भी इंतजार कर रही है, क्या मिलेगा उनको? जी देखिए, अपनी जो 2011 के बाद 16 से जनता जितनी संतुष्ट रही और जिस प्रकार से सीटों को बढ़त दी है, संतुष्ट थी या नहीं थी ये तो खैर, एक मिनट, संतुष्ट थी या फिर नहीं थी ये तो खैर 2 मई को पता चल जाएगा। अभी क्या मिलने वाला घोषणा पत्र में वो देखते हैं, बताइए। देखिए, मैंने बताया कि जो 11 में हमारा घोषणा पत्र था उसमें अच्छा कार्य किया गया, रिपोर्ट कार्ड अपना बढ़िया रहा, 16 का रिपोर्ट कार्ड बढ़िया रहा और 21 का उससे भी बेटर होने जा रहा है। जब घोषणा पत्र क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप देखिएगा जनता किस तरह से, अभी तो जेसीबी क्या मालूम चलेगा कि एक भी लोग नहीं आ रहे हैं, सिर्फ गाय और क्या बोलते हैं वो सब सांड ओढ़ ही घूमते नजर आएंगे और संभवतः तो सुनने में आ रहा है कि एक लोगों के रैली में सांड ओढ़ भी घूम रहे थे। जवाब दीजिए राहुल आनंद जी, रैलियों को लेकर ही बार-बार सवाल उठ जाते हैं, मतलब कोई मुद्दा ही नहीं बचा, रैलियों को लेकर ही सवाल उठ जाते हैं, हमलों को लेकर सवाल उठ जाते हैं, नारे लगते हैं उसी को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। कोई अलग मुद्दा तो होना चाहिए ना पार्टियों से। देखिए, हाँ, टीएमसी के पास फिलहाल बीजेपी का कॉपीराइट है, जो बीजेपी करेगी उसको ये कॉपी करेंगे। और जहां तक हमले की बात है तो बंगाल ऐसा एक प्रदेश है जहां जिसपे हमला होता है वही कस्टडी में चला जाता है। कॉपीराइट वाला तो आप पर भी, कॉपीराइट वाला तो आप पर भी होता है, वहां पर बीजेपी नेता की हत्या होती है, आप सीधे टीएमसी पर आरोप लगाते हैं। वो मौत है या फिर हत्या अभी तक तो स्पष्ट हो नहीं पाया है। तो कॉपीराइट तो लगभग दोनों पर लागू करता है, एक पर नहीं दोनों पर। मैं आपको बता दूं कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई है और इन्होंने साबित किया है, वो आरोप भले लगे हैं लेकिन इन्होंने ही उस आरोप को साबित किया है, टीएमसी वालों ने ही किया है कि जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में मारपीट की गई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दी गई, जो योगी जी के साथ जो 3 परिवार खड़ा था मंच के ऊपर, उनके लोगों को किसने मारा? जब वो सरेआम कह रहे हैं रैली में उपस्थित होकर, वो परिवार जब सरेआम कह रहा है तो क्या उससे बड़ी गवाही हो सकती है? और जहां तक भीड़ की बात है तो जनता वहां की त्रस्त हो चुकी है, वो एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देख रही है और हमसे ही जनता को उम्मीद भी है, क्योंकि हमने जो किया है और जो करा है और जो वादा किया है वो हम कर रहे हैं। आपसे बड़े वादे ममता बनर्जी कर रही हैं। इस समय मैं आपको अपडेट बता दूं कि घोषणा पत्र जारी हो रहा है, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात ममता बनर्जी ने कर दी है। आपसे बड़े वादे हो सकते हैं, मात खा सकते हैं आप, घोषणा पत्र में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है, अभी चल रहा है, जारी कर रही है, वही मैं अपडेट आपको बता रही हूँ। हाँ। और उसपे वो कितना अमल करती है, इन्होंने पहले भी अपने घोषणा पत्र को जारी किया था, तो आज ये हिंदू साबित करने की नौबत कैसे आ गई? अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको व्हील चेयर पर बैठ के प्रचार करने की आवश्यकता क्या पड़ गई? मैं तो कम्बल ओढ़कर घी पीऊंगा अगर मैंने अच्छे कार्य किए हैं। अगर चोट लगी तो व्हील चेयर पर ही बैठेंगी ना, चोट लगी तो व्हील चेयर पर ही बैठेंगी। ये तो सिर्फ आपको लगता है, ये तो सिर्फ आपको लगता है कि वो ढोंग कर रही है, ड्रामा कर रही है, ये तो सिर्फ बीजेपी को लगता है। चोट लगी है ये बात तो मैं भी मानता हूँ, संवेदना है कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन उन्होंने ये जो बातें कही वो नहीं पच रही है जनता को। लेकिन उनको चिंता है ना, लेकिन उनको चिंता है कि कहीं बीजेपी का कुशासन वहां पर ना आ जाए। अगर वो घर में बैठ गई तो बीजेपी का कुशासन वहां आ सकता है। तो उनके पार्टी के सेनापति लोग कहाँ हैं? वो अपनी पार्टी के सेनापति खुद हैं, वो अपनी पार्टी के सेनापति खुद हैं। जैसे प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती है बीजेपी, वैसे ही टीएमसी ममता बनर्जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। अगर वो घर में बैठ जाएंगी तो शायद उनको नुकसान हो सकता है। तो ये बेचैनी है, तभी तो वो घूम रही है। हाँ। तो ये बस नकली सेकुलरिज्म वाले लोग हैं जो जरूरत में गिरगिट की तरह नाक बदलते हैं, तो इन पे बहुत ज्यादा जनता भरोसा नहीं करेगी। 10 साल जनता ने भरोसा करके देख लिया है, अब आगे इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर दयाशंकर, आप पर भरोसा करके जनता ने देख लिया, अब बंगाल की जनता कुछ नया चाहती है। देखिए, और बीजेपी के अलावा तो फिर कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। देखिए, बीजेपी को सपना देखने में मुंगेरी लाल की तरह कोई दिक्कत है नहीं, वो दिल्ली से बहुत दूर है और जनता जो है इस बार दीदी को तीसरी बार मौका देने जा रही है और लगभग 2021 में 221 प्लस सीट देने जा रही है। ये 2 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा जब जनता जो है चोट का को वोट के रूप में बदल देगी
और दीदी क्योंकि हमारे पार्टी की मुखिया या कोई भी कार्यकर्ता जो होता है लगभग 100 में 100% सत्य बोलता है, तो ये क्लियर हो जाएगा। जुमला उमला या ये सब पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग माँ माटी मानुष में विश्वास करते हैं, सभी को साथ लेकर चलने में, किसी का कभी विरोध नहीं करते हैं। तो जनता ये जानती है कि सबका और देश का उन्नयन कैसे होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। जो कोरोना काल से लेके, महंगाई से, नोटबंदी से लेके जो हमारी स्थिति खराब हो चुकी है, 5 लाख रोजगार की बात ममता बनर्जी, डॉक्टर दयाशंकर 5 लाख रोजगार की बात ममता बनर्जी इस समय कर रही है घोषणा पत्र जारी करते हुए। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी बीजेपी की तरह वादा का वादा ही रह जाए। ऐसा है कि अभी तक जो है 10 सालों में पार्टी का रिकॉर्ड रहा है, राहुल जी ये सर्च कर लेंगे, पिछले जो हमारे रिकॉर्ड रहे 10 साल में लगभग 93 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। तो इस पे पार्टी के ऊपर लोग इसीलिए तो भरोसा करके इतनी प्रचंड बहुमत देते हैं जी, इसीलिए देते हैं ना प्रचंड बहुमत, क्योंकि जो भी दीदी ने कह दिया, पार्टी के लोगों ने कह दिया, वो लगभग 100 में 100% सत्य होने वाला है। SC/ST परिवारों को सालाना 12,000 रुपए देने की घोषणा ममता बनर्जी कर रही है। बहुत ज्यादा बड़े वादे नहीं हो गए? देखिए, जब तक अंत्योदय नहीं होगा जी, जब तक न्यूनतम व्यक्ति, निचलातम व्यक्ति जिसकी स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता है, तब तक देश के लोगों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सकता। रोजगार वाला ये जो रोजगार वाला है 5 लाख रोजगार वाला तो बीजेपी का कॉपी किया हुआ लग रहा है, क्योंकि बिहार में बीजेपी ने वादा किया था, ये तो वही का कॉपी किया हुआ लग रहा है कि 93 लाख लोगों को देखिए 15% MSME की रिपोर्ट है और उसके अंतर्गत जो है 15% ग्रोथ इंडस्ट्री, छोटे ठीक है मैं रोकूंगी आपको, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ममता बनर्जी इस समय घोषणा पत्र जारी कर रही है TMC का। प्लीज अंडरस्टैंड, किसान में हम लोग अभी 6,000 रुपया करके देते थे, जिसको पास 1 काठा भी जमीन है, और अभी हम इसको 10,000 करके करने जा रहा है। और किसान को क्रॉप इंश्योरेंस का रुपया हम लोग पूरा देते हैं गवर्नमेंट से, किसान को नहीं देने पड़ता है। किसान को 2 लाख करके रुपया हम तो ऐसे ही देता है अगर किसी को डेथ हो जाता है तो। किसान के लिए, किसान का जो म्यूटेशन लैंड है और लैंड का म्यूटेशन फीस भी हम लोग मुकुब कर दिया, उसको खाजना भी देने नहीं पड़ता। इसी के लिए हमारा इधर में किसान का आय इनकम 3 टाइम्स ज्यादा है देश से। हम तो बोल दिया ना, और 2 बोला, हम 8, 9 बोला, 8, 9, 10 बोला। जब देखिए, जब हमारा बैकवर्ड कमीशन, जब हमारा OBC कमीशन हुआ था, ये तो गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करता, कमीशन का रिकमेंडेशन आता है, कमीशन का रिकमेंडेशन मुताबिक किया है। अगर उसको एक्सपांड करने का मौका है तो इसको लिए हम स्पेशल टास्क फोर्स तैयार करके इसमें हम 5-6 डाला है, और भी जरूरत पड़े तो और डालेंगे अगर कोई विक्टिमाइज है तो। जब डाल के एक टास्क फोर्स कमीशन जब रिकमेंडेशन देंगे, अगर मंडल कमीशन भी इसको है तो हम उसको लागू करेंगे। नहीं देखिए, हमारा मैनिफेस्टो तो तैयार है 9 तारीख से। हमारा सिचुएशन बदल गया है, मेरे को NGO के लिए, इसी के लिए हम 3-4 दफे कैंसिल किया है। वो हमारा इधर से देखा लगता है, हम तो इलेक्शन कमीशन से भी अप्रूवल लिया ना, अब होम मिनिस्टर का तो पूरा चलता है ना, आपको तो पता है। ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের কথাটা আপনি যেটা বললেন, ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্যে নেই এবং অর্থনীতিবিদরা বিভিন্ন সময় বলছেন, তো পশ্চিমবঙ্গে এটা চালু করার কারণটা কি, সেটা 1 নম্বর। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনার ম্যানিফেস্টো প্রচন্ড ডেভেলপমেন্ট। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी TMC का घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। बड़े बड़े लुभावने वादे ममता बनर्जी इस समय कर रही हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक।